हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 फरवरी 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक जो है वो वीडियो को जरूर देखना है, ताकि हर न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं 26 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ गया, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। खासतौर से याद रखना है कि इसके लिए एक सेंटर है जो इसको रिलीज करता है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और ये सेंटर किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। तो इन्होंने ये 10th एडिशन इस बार जो है वो रिलीज किया है इसका। और इंडिया का रैंक जो है वो 43rd है। कितनी कंट्रीज में से ये रैंक आंका गया है? 55 कंट्रीज में से ये रैंक आंका गया है। तो देखो, बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता लग चुकी हैं। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो पिछली बार से इंप्रूव हुई है, क्योंकि पिछली बार जो इंडिया का स्कोर था वो 38.40% था, 38.40% था। लेकिन अभी इंडिया का जो इंक्रीज होकर 38.64% जो है वो स्कोर हो चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से इसको रिलीज किया गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक का सेंटर है। इन्होंने 10th एडिशन इस बार रिलीज किया है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कितने ट्रेडमार्क्स किसी कंट्री ने रजिस्टर करवाए हैं, कितने कॉपीराइट्स किसी कंट्री ने जो है वो लिए हैं, या आप कह सकते हो कितने का आगे जाके उन्होंने जो राइट रिलेटेड इश्यूज हैं, लिमिटेशंस हैं या पेटेंट्स हैं वो दर्ज करवाए हैं, या कितने राइट्स के डिजाइन उन्होंने लिए हैं। क्योंकि इसमें टोटल 50 इंडिकेटर्स जो है वो देखे जाते हैं, और इन 50 को आगे 9 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। तो उस तरह से इसकी रैंकिंग जो है वो आंकी जाती है। और जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से, इसका नाम क्या है? कम्पीट फॉर टुमारो। याद रखना है, क्या नाम है? कम्पीट फॉर टुमारो। और अगर आप सारी की सारी कंट्रीज देखोगे 55 की 55, उसमें से 45 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके रैंकिंग में जो है वो, या आप कह सकते हो ओवरऑल स्कोर में जो है वो क्या हुआ है? इंप्रूव हुआ है। इसमें टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका स्कोर जो है वो 95.48% है। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसका स्कोर 94.14% है। फिर आता है जर्मनी, जिसका स्कोर 92.46% है। लेकिन अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहली पोजीशन पे है, ये जरूर याद रखना है। अगर आप रीजन वाइज बात करोगे, तो रीजन वाइज जो है वो एशिया रीजन के अंदर 12वां रैंक जो है वो इंडिया का है। और जिसमें टॉप जो है वो कौन सी कंट्री ने किया है? जापान के अंदर। तो ये इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टोटल 55 कंट्रीज को आंकता है कॉपीराइट के बेसिस पे। कितनी कंट्रीज ने पेटेंट्स लिए हैं, कितनी कंट्रीज ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, और इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं वो कितनी कंट्रीज की कौन सी कंट्री के साथ हुई है रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क्स या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड। तो उसके बेसिस पे ये रैंक जो है वो आंका जाता है। तो याद रखना है, इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है? 43rd। लेकिन जो बाकी आप यहाँ पे रैंक्स देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं लिखे हुए, मतलब ये भी इंडिया ने हासिल की हैं अलग अलग इंडेक्स में। एक 46th रैंक देख रहे हो, ये रिसेंटली एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 2021 का निकाला गया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, उसकी तरफ से, उसमें इंडिया का स्थान 46th है। 85th देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। इसमें इंडिया का रैंक 85th है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसकी तरफ से ये रैंक जो है वो निकाला गया है। फिर आता है 63rd रैंक इंडिया का, ये आता है ग्लोबल डिजिटल स्किल्स के अंदर। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स, ये रैंक अभी 2022 का निकाला गया है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स फोर्स, उसकी तरफ से निकाला गया है। तो ये याद रखने हैं सारे के सारे, खास करके जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एको पार्क जो है वो बनाया जाएगा, कौन से शहर में इसको बनाया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एको पार्क जो है वो बनाया जाएगा, और वो दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क जो है वो 20 एकड़ लैंड के ऊपर बनाया जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया कि 2 लाख टन जो है वो ई वेस्ट हर साल जो है वो दिल्ली में पैदा होता है। और जिसके कारण जो है वो इसको रिसाइकल करना, रीफर्बिश करना, या इसको डीमेंटल करना किसी भी तरह से, ताकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए ये इको पार्क जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो ये उस काम को करेगा, उसको रिसाइकल करेगा, रिफर्बिश करेगा या डीमेंटल करेगा, किसी भी तरह से उसको क्या करेगा? ख़त्म करेगा।
और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने एक दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 का आरंभ भी कर दिया है, ताकि जो टूरिज्म है वो दिल्ली का इम्प्रूव किया जा सके और दिल्ली को एक कैपिटल ब्रांड जो है वो बनाया जा सके, नेशनल कैपिटल को एक ब्रांड बनाया जा सके। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ई फिल्म क्लियरेंस पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल की मदद से जो है वो हम जहाँ पे आपने शूटिंग करनी है या कोई डायरेक्शन कोई भी आपको हेल्प चाहिए वो हम इस पोर्टल के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे और इसमें 3 करोड़ रुपए की फिल्म प्रोडक्शन के लिए हम एड भी प्रोवाइड करेंगे, हेल्प भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और हम एक मॉडर्न फिल्म मेकिंग जो है एक हब बनाना चाहते हैं दिल्ली को, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होगा। तो आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे जो है वो शूटिंग कर सकते हो। और इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम 50 करोड़ रुपए का फिल्म फंड जो है वो बनाने जा रहे हैं, ताकि फिल्म प्रोड्यूसर्स को अगर पैसे की जरूरत है या फिर उनको किसी भी तरह की पैसे की जरूरत है ड्यूरिंग फिल्म प्रोडक्शन, वो इस 50 करोड़ में से कुछ अमाउंट जो है वो यूज कर सकते हैं। और इवन ये जो ई फिल्म क्लियरेंस पोर्टल है, इसमें जो भी आपका क्लियरेंस होगा या कुछ भी आपको चाहिए तो 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको पोर्टल के थ्रू ही क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है ताकि दिल्ली को इम्प्रूव किया जा सके, हम दिल्ली को एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और आपको शायद याद होगा हमने क्वेश्चन किया था जनवरी 2022 में, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ, ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया था। ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो बनाया गया था, वो कहाँ पे बनाया गया था? भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में, याद रखोगे। और ये भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद से बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक। बेसिकली इनको अपॉइंट नहीं किया गया, इनको री अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है राकेश शर्मा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। तो आईडीबीआई बैंक ने राकेश शर्मा को रीअपॉइंट कर दिया है और कितने टाइम के लिए किया है? 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है और इनका टाइम पीरियड जो अगला स्टार्ट होगा वो 19 मार्च 2022 को स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे राकेश शर्मा का चेहरा देख सकते हो, उनको रीअपॉइंट कर दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आईडीबीआई का। लेकिन दोस्तों याद रखना है इसमें एक और खास बात कि जो आईडीबीआई बैंक है ये 2019 में आप कह सकते हो कि एलआईसी ने इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो खरीद लिया था। 51% हिस्सा जो है वो एलआईसी के पास चला गया था। लेकिन 2020 के जाते जाते ये हिस्सा जो है वो एलआईसी से कम होके 49.24% जो है वो हिस्सा एलआईसी के पास रह गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी दोनों मिलके जो है वो 94.71% हिस्सा जो है वो अपने पास रखती हैं। मतलब ये हिस्सा जो है वो इस आईडीबीआई बैंक का किसके पास है? ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगी, एक हमारे पास एलआईसी हो गया। और आईडीबीआई के तौर पे आपने खास तौर से याद रखनी है चीजें कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई में। और जो राकेश शर्मा है ये क्योंकि रीपॉइंट किए गए हैं, इससे पहले ये सबसे पहली बार 2018 में लगाए गए थे, 2018 में। तो पहली बार 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। इसी के साथ अपने बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी जो है वो थोड़ा सा देख लेना है, इसको इंपॉर्टेंट है। इसमें दीपक कुमार का आप नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं किसके? आरबीआई के। ऐसे ही अजय कुमार चौधरी हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के। तो इसका मतलब 2 पोजीशंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की हैं आरबीआई की। बलदेव प्रकाश, बहुत ही बार हम ये अपॉइंटमेंट रिपीट कर चुके हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लगाए गए हैं कौन से बैंक के? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो सारी अपॉइंटमेंट्स आप याद रखोगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो यंगेस्ट प्लेयर बन गया है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का 500 टूर्नामेंट जीतने वाला, मतलब एटीपी 500 जीतने वाला। और ये खिताब उन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल 2022 रियो ओपन के फाइनल्स के अंदर। तो मेन सिंगल टाइटल जीत लिया रियो ओपन का 2022, उसी के साथ ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए एटीपी 500 जीतने वाले। और ये प्लेयर कौन है? कार्लोस अल्काराज। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्लोस का चेहरा, वो यंगेस्ट एटीपी 500 विनर जो है वो बन चुके हैं। रियो ओपन टाइटल 2022 जीत लिया है और मात्र कितने साल के हैं? 18 साल के हैं। और आप देख सकते हो ये कार्लोस का फर्स्ट एवर एसोसिएशन ऑफ टेनिस 500 ट्रॉफी, पहली बार उन्होंने ये एटीपी 500 जीता और यंगेस्ट प्लेयर भी बन चुके हैं। और इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है रियो ओपन 2022 का, ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और इन्होंने डियागो श्वार्ट्समैन जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं उनको हराया है। और आपको पता होना चाहिए रियो ओपन 2022 का ये 8th एडिशन था और
इसके अंदर जो है वो 13 टूर्नामेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं जो ATP 500 के अंडर आते हैं या 2020 ATP टूर के नाम से जाने जाएंगे। 13 टूर्नामेंट पूरे साल में खेले जाएंगे। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इसका फर्स्ट एडिशन इस रियो ओपन का 2014 में खेला गया था और वो राफेल ने जीता था, मतलब राफेल नडाल ने जीता था। तो वो भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? स्पेन से। तो आप देख सकते हो स्पेन के प्लेयर जो हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं। और ये भी जो है खिताब यंगेस्ट प्लेयर का, वो भी कार्लोस जो है वो स्पेन के पास चला जाता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारे पास, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल गोल्फर टू विन मिक्स्ड जेंडर प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। तो ऐसी पहली महिला गोल्फर जो कि मिक्स्ड जेंडर प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीत चुकी हैं और ये प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है और इनका नाम क्या है? हैना ग्रीन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ इनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 30 नंबर की, मतलब ये 30 नंबर पे वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं और इन्होंने 72 होल का जो मिक्स जेंडर प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट है उसको जीत लिया है। और इस टूर्नामेंट को खेला गया है या इसका नाम है TPS मुरे रिवर इवेंट, जो कि कहाँ पे खेला गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इससे पहले आप कह सकते हो कि ये 2019 में भी वुमेन प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन चैंपियनशिप जो है वो जीत चुकी हैं। इसका मतलब शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द प्रो मिक्स जेंडर इवेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है और इनको इनाम की इनाम के वजह से 36,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो दिए गए हैं। तो इन्होंने ये रुपीस जो हैं वो, मतलब आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की उसमें जीते हैं और ये सारी की सारी राशि जो जाती है ना ग्रीन को जाती है। 36,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्होंने जीते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? आनंद के अंदर। और उसके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए हैं KS मनी। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। KS मनी कौन है? ये चेयरमैन है दोस्तों किसके? केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के। और इनका एक खुद का ब्रांड चलता है जिसका नाम है मिल्मा। तो बहुत ही फेमस कोऑपरेटिव ब्रांड है, तो उनके भी ये फाउंडर माने जाते हैं, तो इनको मिल्मा भी कहा जाता है। तो मिल्मा चेयरमैन KS मनी इलेक्टेड एज ब्रांड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड। तो ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। और आप यहाँ भी देख सकते हो ये जो बॉडी है हमारे पास नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अपेक्स बॉडी है जो डेयरी और एडिबल ऑयल कोऑपरेटिव्स को पूरा का पूरा कंट्रोल करती है। और ये इससे पहले जो हैं वो आप कह सकते हो कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन अभी चेयरमैन है मालाबार रीजनल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर यूनियन के। ये भी आपने थोड़ा सा इसमें देख लेना है, लेकिन ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये फेडरेशन की स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी, लेकिन 1984 में इन्होंने एज ए अपेक्स बॉडी कोऑपरेटिव डेयरी इंडस्ट्री का काम जो है वो संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके जो है करंटली 19 रेगुलर मेंबर्स हैं, 13 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं और एक इंस्टीट्यूशन भी इसकी मेंबर है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं और इसका हेडक्वार्टर मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ पे है, आनंद गुजरात के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो ये भी एक बार आप जरूर देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम आप देख रहे हो अमित दोषी जी, इनको रिसेंटली CEO बनाया गया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। रघुवेंद्र तंवर ये चेयरमैन लगाए गए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। दिलीप संघानी बने हैं चेयरमैन, एक फार्मर्स की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इफको, इसका मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, और ये 17th चेयरमैन बनाए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक नेशनल स्ट्रेटजी लॉन्च की है ताकि एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग पॉलिसी के ऊपर काम किया जा सके। मतलब 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि हम मशीन्स की मदद से पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरली 3D प्रिंटिंग पॉलिसी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब मशीन्स की हेल्प से हुआ करेगी और ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो ये है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका टारगेट क्या है कि 50 इंडियन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज जो है वो हमने डेवलप करनी है 3D प्रिंटिंग की मदद से। मतलब 50 अलग अलग क्षेत्र में हमने 3D प्रिंटिंग का यूज करना है, 100 नए स्टार्टअप्स लेके आना है इस क्षेत्र के अंदर, 500 अलग अलग प्रोडक्ट्स को तैयार करना है 3D प्रिंटिंग की मदद से, 10 एग्जिस्टिंग और नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर इसको और लेके जाना है। ये जो है वो लाभ होगा 3D प्रिंटिंग का और एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो कोई भी चीज़ हम जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस कंप्यूटर की मदद से या आप कह सकते हो इन मशीन्स की मदद से।
तो 3D प्रिंटिंग या आप कह सकते हो एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार करती है। उसका एक आप कह सकते हो कि नमूना तैयार कर लिया जाता है और उसका वर्किंग मॉडल कंप्यूटर पे ही देख लिया जाता है। फिर आप कह सकते हो मशीन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, मेडिकल डिवाइस या एग्रो या फूड प्रोसेसिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ किया जाएगा, मतलब सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज है वो दोनों इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो इससे क्या होगा कि 1 लाख नई नौकरियां आने वाले 3 साल के अंदर इस 3D प्रिंटिंग सेक्टर के अंदर जो है वो बन सकती हैं। और इसमें कई तरह के मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रेजिन, इसमें थर्मोप्लास्टिक या मेटल या फाइबर का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। और साथ ही साथ कंप्यूटर की मदद से उसमें एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें एक नमूना जो है वो उसका तैयार कर लिया जाएगा। फिर इसको मशीन की मदद से या 3D प्रिंटर की मदद से जो है वो इस पूरी बिल्डिंग को बना दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंटली अच्छे से तैयार करने के लिए कि हम इस एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे करके सारे सेक्टर्स में ही लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल इसका मैक्सिमम यूज़ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो किया जा रहा है। और धीरे धीरे करके हम डिफेंस में, हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने याद रखना है यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके? यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उड़ीसा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया है। इस नोडल ऑफिसर का जो नाम है वो आपने याद रखना है, वो है श्री जितेंद्र सिंह। श्री जितेंद्र सिंह याद रखोगे नाम। और ये चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, इनको अपॉइंट किया गया नोडल ऑफिसर। नेक्स्ट आते हैं, कौन से बैंक ने एक बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है एक स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ? बहुत ही सिंपल होता है, जब भी हम बैंक इंश्योरेंस पैक्ट की बात करते हैं इसका मतलब है कि उस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो उस बैंक को बेचने हैं। तो ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक, क्योंकि साउथ इंडियन बैंक के बहुत ज़्यादा कस्टमर लाइक 6.5 मिलियन कस्टमर, इनकी ब्रांचेस 923 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो उन ब्रांचेस की मदद से ये इन कस्टमर्स को ये अपना इंश्योरेंस पैकेज जो है वो बेचेंगे। तो आप कह सकते हो साउथ इंडियन बैंक के जो कस्टमर है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का, ताकि और वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने महंगे हुए हों, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो इतनी महंगी है, जिसके कारण जो है वो उसको अपना चेकअप जो है वो इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है बेसिकली प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपने साथ ही साउथ इंडियन बैंक के बारे में याद रख लेना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? थ्रिसूर में है, थ्रिसूर केरला में। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो मुरली रामाकृष्णन हैं, मुरली रामाकृष्णन। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एनएचपीसी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों। एनएचपीसी का जो है वो ये स्टेट ओन्ड एक कंपनी है, नेशनल हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, कौन से बैंक के साथ साइन किया है? ताकि जो चमेरा 1 पावर प्लांट है कौन सी स्टेट में है वो वही आपने बताना है, उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके। और ये बैंक है दोस्तों एचडीएफसी। और ये कौन सी स्टेट में चमेरा 1 पावर प्लांट? ये है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है। ये 3 चीजें आपने याद रख लेनी है ताकि क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहे। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो एनएचपीसी एचडीएफसी बैंक के साथ एक टाई अप करता है ताकि 540 मेगावाट का ये चमेरा 1 पावर प्लांट इसमें फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, इसको मोनेटाइज किया जा सके। तो 540 मेगावाट के अंदर 3 अलग अलग जो है वो यूनिट्स लगे हुए हैं। हर यूनिट से 180 मेगावाट जो है वो पैदा होगा। ये चमेरा 1 पावर प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में है और 10 साल के लिए एचडीएफसी जो है इसको मोनेटाइज कर रहा है। और इसमें बहुत सी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें उत्तराखंड तो आएगा ही आएगा हिमाचल प्रदेश के साथ, यूपी है इसमें, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश खुद है, इसमें हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें पंजाब है, राजस्थान है और चंडीगढ़। आप कह सकते हो इंटायर नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑलमोस्ट इसमें क्या हो गया है? कवर हो चुका है। और इसमें ऑलमोस्ट 1600 मिलियन यूनिट्स जो है वो हाइड्रो पावर जो है वो पैदा होगा। और वो मैं बता चुका हूँ कि रावी नदी के ऊपर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है हाइड्रो पावर, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे जनरेट होगी। तो ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, इसलिए इस प्रोजेक्ट को एचडीएफसी ने फाइनेंस किया है। और एचडीएफसी के बारे में याद रखना है 1994 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके हेड कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ? ताकि जो बैटल टैंक्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा सके। और ये टैंक्स का नाम है T90 बैटल टैंक्स, जो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो उसको मॉडिफाई करना है और ये काम करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसकी कॉस्ट जो है वो 1075 करोड़ मतलब 1075 करोड़ होगी, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया जाएगा ताकि वो
57 T90 टैंक्स के अंदर जो है वो नया जो है वो इमेज सेंसर जो है वो लगा सके, या आप कह सकते हो नया मिड वेव थर्मल इमेज साइट जो है वो लगा सके सारे के सारे T90 टैंक्स के ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट है 1075 करोड़। और ये है दोस्तों मिड वेव थर्मल इमेज बेस साइट, ताकि टारगेट को देखा जा सके नाइट में भी और डे में भी, और उसका जो विजन है वो इंक्रीज हो सके। लाइक पहले 3 किलोमीटर तक देखा जाता है, 4 किलोमीटर तक, तो इसकी जो क्षमता है वो 8 किलोमीटर तक टारगेट को देखने की है, दिन के समय भी और रात के समय भी। इससे पहले हम इमेज कन्वर्टर बेस्ड साइट जो है वो यूज करते थे, उसका जो टारगेट देखने का जो नजरिया था वो इतना ज्यादा नहीं था कि 8 किलोमीटर तक वो देख सकता है, वो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक देख सकता था, और नाइट विजन में भी उसमें प्रॉब्लम थी। और इसमें एक लेजर रेंज फाइंडर जो है वो भी लगा होगा, ताकि एक्यूरेटली जो है वो 5 किलोमीटर तक रेंज को जो है वो देखा जा सके, टारगेट सेट किया जा सके और लॉन्च किया जा सके इस बैटल टैंक से। और इससे क्या होगा कि कैपेबिलिटी जो है वो जरूर इंक्रीज होगी, इसमें एक्यूरेसी भी जो है वो क्या करेगी, इंप्रूव होगी, खास करके 5 किलोमीटर तक के जो लॉन्ग रेंजेस टारगेट होंगे। तो आप कह सकते हो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, और ये T90 जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। लॉन्ग रेंज चीज़ों को भी जो है वो ये देख सकता है और एक्यूरेसी से जो है वो हमला कर सकते हैं। खास करके ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा पाकिस्तान और चाइना से बचाने में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और इससे इंडिया का जो इंडिजीनियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है वो भी जो है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही इसको बनाया है, किसकी मदद से, DRDO की मदद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जिसने एक MOU साइन किया है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के नाम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो हम अपने इन्वायरमेंट को क्या रखेंगे, साफ रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट को क्या रखना है, साफ रखना है। ऐसे शहर बनाने हैं जिसमें कार्बन का यूज जो है वो नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो याद रखना है, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है उसका एक एग्रीमेंट हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ सस्टेनेबल सिटीज और डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम डीकार्बनाइजेशन करेंगे इंडियन सिटीज की। जो एमिशन हम करते हैं, चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए, चाहे ट्रांसपोर्ट में या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, उसको हमने जो है वो कम करना है, कार्बन एमिशन को हमने कम करना है, ताकि सस्टेनेबल और सिस्टमेटिक जो है वो हम देश को बना सकें, और साथ ही साथ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वो बना सकें। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है डीकार्बनाइज करेंगे शहरों को, वो भी सिस्टमेटिक और सस्टेनेबल तरीके से, ताकि एमिशंस जो हैं वो कम की जा सकें। और खास करके इंडिया का कमिटमेंट है कि हम नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2070 तक, जो टारगेट रिसेंटली लिया गया है, जो हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, आप कह सकते हो COP26 है, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कार्बन को कम करना चाहते हैं, कार्बन मिशन को कम करना चाहते हैं, तो उसमें सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से चलाया जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खास तौर से याद रखना है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्लॉकनी के अंदर, और इसके हेड कौन है, वो हैं क्लॉज शवाब। और साथ ही आपने याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश वैद्या। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है पिक्चर से, यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी ने एक ओम्बड्स पर्सन एप्लीकेशन लॉन्च की है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए। तो आप कह सकते हो इस एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छे से यूज किया जाएगा, ताकि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम गारंटी एक्ट के अंदर, तो चाहे वो स्टेट से चाहे यूनियन टेरिटरी से कोई भी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो आप इस एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, तो आप वहां से अपनी प्रॉब्लम जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, तो आप वहां से अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी जो है वो ले सकते हैं। तो कोई भी कंप्लेंट है, चाहे आपको कहीं से भी मिल रही है, जरूरी नहीं आप ही की है, किसी और की है, लेकिन आपको पता लगा, चाहे फिजिकल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या मास मीडिया माध्यम से, तो आप भी जो है वो उसको दर्ज करवा सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। और ओम्बड्समैन एप्लीकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बनाई गई है। ओम्बड्समैन होता क्या है, ओम्बड्समैन वो बंदा होता है जो कि सरकार की तरफ से अपॉइंट होता है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आजकल होने लग गए हैं, जो कि कोई भी कंप्लेंट है कंपनी के खिलाफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जिसमें वो आपने शिकायत डाली है, तो वो उसको सॉल्व करेगा, उसको देखेगा कि क्या शिकायत है।
इवन सरकार ने यह भी कहा है कि लोकपाल या लोकायुक्ता जो बिल है 2013 का जो एक्ट बन गया था, तो हम लोकपाल जो है वो सेंटर में बनाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, लोकायुक्ता स्टेट में बनाएंगे, ताकि ये सिर्फ ओम्बड्समैन की तरह काम कर सके, मतलब ये जो भी शिकायतें हैं लोगों की उसको दूर कर सके, और करप्शन को खास तरह से खत्म करने के लिए जो है किया गया है। और मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट के हमारे पास गिरिराज जी हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पे है? बिहार के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला फिर से एक पिक्चर से करोगे आप। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हील बाय इंडिया कैंपेन जो है वो चलाया है, खास करके ये 2 दिन तक पूरे देश में चलाया जाएगा ताकि हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके और एक अच्छा सोर्स बना सके हेल्थ सेक्टर के लिए। तो सिंपल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और खास करके एजुकेशन को इंप्रूव करना है हेल्थ सेक्टर के अंदर, ताकि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ के अंदर जनरेट कर सकें, ऐसे नागरिक बना सकें जिनको हेल्थ के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान हो, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में उनको कहीं भी हेल्थ के बेसिस पे काम मिल सके। इससे क्या होगा? जॉब्स भी जनरेट होंगी और खास करके हेल्थ सेक्टर भी हमारा क्या होगा? इंप्रूव होगा, और प्रोफेशनल जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैं वो भी इंप्रूव होंगे। तो 2 दिन का ये चिंतन शिविर जो है वो लगाया गया, जिसका नाम है हील बाय इंडिया। ये 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेगा, जैसे ट्रेनिंग और स्किल्स के ऊपर हेल्थ सेक्टर के अंदर, और आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, और साथ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने के ऊपर काम करेगा, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर को मेक इन इंडिया बनाना है, इसके ऊपर काम करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए चिंतन शिविर और भी लगाएंगे, वो कहते हैं मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होगा कि वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, आप कह सकते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो बहुत अच्छे बनाएंगे, या हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू इंप्रूव करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा? मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज होगा, मतलब बाहर से आके यहाँ पे इलाज करवाया करेंगे लोग, इसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है, मनसुख मंडाविया जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने जो है वो 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को सौंपा है, जिसका नाम है पोजाइडन 8I। तो आपको पता होना चाहिए पोजाइडन 8I का कॉन्ट्रैक्ट 2009 में साइन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको साइन किया गया था। और पोजाइडन 8I जो है वो टोटल साइनिंग एग्रीमेंट के बाद जो है वो हमें 8 मिलने थे, जो कि मिल भी चुके थे, लेकिन फिर 2016 में हमने 4 और का एग्रीमेंट कर लिया, और ये लास्ट था जो हमें पोजाइडन 8I मिला है। और ये कौन सी कंपनी ने सौंपा है? बोइंग ने। तो याद रखना, यूएसए से बिलोंग करता है, बोइंग कंपनी ने इंडिया को ये दिया है। तो ये पोजाइडन 8I, और इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 790 किलोमीटर पर आवर के आसपास ये स्पीड देता है, और 10 घंटे लगातार जो है वो ये फ्लाई कर सकता है। बहुत ही बड़ी क्षमता के साथ जो है ये इंडिया को सौंपा गया है। और अभी तक जो इंडिया के पास हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इंडिया इसको यूज़ कर रहा है, खास करके इंडियन नेवी जो है वो इसको यूज़ कर रही है, और 35,000 घंटे की अभी तक की उड़ान जो है वो ये पोजाइडन 8I भर चुके हैं। ये एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ था, इंडियन नेवी की तरफ से साइन किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह सकते हो, और इंडियन नेवी ऐसी पहली इंटरनेशनल कस्टमर थी इस पोजाइडन 8I की 2009 में। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हो कि आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सी कंपनी का? पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं, या अगर कोई पैसा नहीं वापस कर रहा तो उनका बहुत ही गलत तरीके से जो है वो उनसे वो पैसा वापस लेके आने का प्रोसीजर अपनाते हैं, और इनकी एक एप्लीकेशन है कैश बिन, जिसके ऊपर जो है वो रोक लगा दिया, आरबीआई ने इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया गया है किसी ऐसी एंटिटी या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। नेक्स्ट, जोरामथांगा ने एक बजट प्रेजेंट किया है मिजोरम का। आपको पता होना चाहिए इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है मिजोरम की, और टोटल बजट जो है वो 14,008 करोड़ रुपए का है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, मतलब 2022-23 के लिए। तो अगर आप मिजोरम से बिलोंग करते हैं तो हमारी साइट से आप इस पूरे बजट को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ के गवर्नर जो हैं वो कौन है? हरिबाबू खंबापति। हरिबाबू खंबापति। नेक्स्ट, नज फाउंडेशन, आशीर्वाद पाइप्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके जो है एक नज प्राइज आशीर्वाद वाटर चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें जो प्राइस है वो 2.5 करोड़ रुपए तक के प्राइस जो है वो दिए जाएंगे, और उन स्टार्टअप्स को इसमें इनवाइट किया गया है जो पानी की प्रॉब्लम को, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में नए सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। खास करके जो रूरल हाउस होल्ड में जो गरीब लोग हैं वहां तक पानी जो है वो अच्छी तरह से पहुंचाया जा सके, साफ पहुंचाया जा सके, प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचाया जा सके, वो टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो हमारा एक लक्ष्य है जल जीवन मिशन के तहत कि 2024 तक हर घर में जो है वो साफ पानी और सही मात्रा में पानी जो है पहुंचेगा। और ये 18 महीने का एक चैलेंज जो है वो दिया गया है, पूरा प्रोग्राम चलेगा जिसमें नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज बताएंगे और उसके थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, आइडियल फाइनेंस ने अपना नाम जो है वो बदल लिया है, वो महिंद्रा आइडियल फाइनेंस जो है वो कर लिया है। याद रखना आपने, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही एक फाइनेंशियल सर्विस यूनिट था आइडियल फाइनेंस, लेकिन ये श्रीलंका की एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी जो है वो बन रही है, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम जो है महिंद्रा आइडियल फाइनेंस जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट, सेबी ने डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी है क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन की एंड मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स की, क्योंकि ये काफ़ी शिकायतें आ चुकी थी कि जब आप पैसा किसी ब्रोकर के पास देते हो, क्योंकि आप जब पैसा किसी को देते हो तो उसके बदले में वो बंदा आपसे कोलेटरल रखवाएगा, तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा, तो उस गिरवी रखी हुई चीज़ का जिसके पास आपने रखा है वो गलत यूज़ कर रहा था। तो ऐसी कई कंप्लेंट्स सेबी के पास आ चुकी हैं। तो सेबी ने कहा कि भाई आप क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन करो, आप सेग्रीगेशन करो कि किसने कौन सी कोलेटरल जो है वो दी है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए पहले से ही। तो उसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दिया कि सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन करनी है और कोलेटरल को मॉनिटर करने का पूरा सिस्टम जो है वो आपने बनाना है। और ये कब तक बनाना है? पहले ये डेडलाइन थी 28 फरवरी तक, लेकिन अब ये 1 मई तक कर दी है। 1 मई 2022 तक अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने करना है। और सेबी के बारे में पता है 1992 में इसको स्थापित किया गया था। इसके चेयरमैन जो है वो अजय त्यागी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया एक स्कीम को फिर से आगे बढ़ाने का। हम रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई स्कीम कर रहे हैं कि सारी स्कीम्स को, क्योंकि 2022 तक थी तो अब ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड 5 साल एक्सटेंड होता जा रहा है। और ये स्कीम का नाम है IVFRT, मतलब इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। तो वीज़ा सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके, आने वाले 5 सालों के अंदर जो भी फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आएंगे या हम लोग बाहर जाएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ट्रैक कर सके उनकी मूवमेंट्स को कि कहाँ पे वो जा रहे हैं। तो सब नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू किया जाएगा, मतलब मॉडर्नाइजेशन की जाएगी और अपग्रेडिंग की जाएगी जो वीज़ा नॉर्म्स हैं, जो इमिग्रेशन प्रोसेस है। तो इसलिए स्कीम को आगे बढ़ाएगा और सरकार ने स्पेशली कहा है कि हम इसमें 1364 करोड़ रुपए जो है वो इसमें और खर्च करेंगे और इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 साल तक आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 25 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि जो रूपी का आप डिजाइन देख रहे हो किस बंदे ने जो है वो तैयार किया था। और ये बंदा था यार उदय कुमार, बहुत ही फेमस हो चुके थे उस टाइम पीरियड पे। और उदय कुमार जो हैं वो एक इंडियन एकेडमिक हैं और डिज़ाइनर हैं, और इन्होंने इंडियन रूपी का जो साइन है उसको डिज़ाइन किया था। और इन्होंने कंसेप्शलाइज भी खुद किया, सिंबल भी तैयार किया, डिज़ाइन भी किया। मतलब ये हैं उदय कुमार धर्मलिंगा। और साथ ही साथ ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं डिज़ाइन के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे से, IIT बॉम्बे से जो हैं ये डिज़ाइन के अंदर जो है वो ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो इसलिए इनका नाम जो है वो याद रखना है, उदय कुमार। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर कब बना? पहले आपने ये बताना है कि FATF कब बनाया गया, तो फिर आपको बताना चाहिए कि इसमें एक ग्रे लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों को या उन कंट्रीज को रखा जाता है जो कि आप कह सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं या टेररिस्ट को फाइनेंस करती हैं। तो इसलिए जो है इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना, ताकि हम भी जो है वो इंडिया के अंदर ये चीज़ें रोक सकें। तो FATF का इंडिया कब मेंबर बनना है आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और साथ ही साथ लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह और मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।